जो मुझे समझ आया, दिस वाज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग दिस प्रेजेंटेशन, मैम ने अभी आपसे शेयर करी थी आपकी तरफ से क्या क्या एक्सपेक्टेड है. सो दिस व्हाट आई फील जो आपके लेवल पे एक्सपेक्टेड है, यू कैन गो थ्रू इट. इट इज ऑल वेरी सिंपल, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, if we have to distinguish between this scheme and the other schemes, so it should not fall into the trap of being a purely a bureaucratic setup वाला हम उस mechanism में दोबारा पढ़ते हैं. Like sir was telling कि अगर आप if you didn't implement it, I'll just give you a small example. Actually जब मैं इस मिशन युवा से when I got associated with it, क्योंकि मेरा को डिपार्टमेंट था, ऑफ फॉर्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, सो आई जस्ट आस्क्ड राजीव रंजन सर कि हमारे सर इफ यू कैन गिव अस सम डेटा, तब ये सर्वे वर्वे नहीं हुआ था, सो दैट वी कैन एनालाइज कि हमारे यहाँ पे, क्योंकि एज अ नाबार्ड वी हैव दिस बोथ फॉर्म सेक्टर नॉन फॉर्म सेक्टर हम देखते हैं, तो हमारे पास जो था जितना भी डेटा था इट इज इंक्लाइन टुवर्ड्स फार्म सेक्टर कि जेएनके में अगर आपको कुछ करना है, हॉर्टिकल्चर हमारा कोर है, सो इट हैज टू बी डन इन दैट सेक्टर, और हमारे नीश क्रॉप्स है, ये सब है, हम अच्छा अर्न कर सकते हैं. बट क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हमारा मीटिंग हुआ था गवर्नमेंट के साथ, माय सीजीएम वाज देयर, सो वी आस्क्ड फॉर सम डेटा कि कुछ हमें मिले, सो वी अंडरस्टैंड ऑफ फार्म सेक्टर का क्या है. सो उस टाइम पे गवर्नमेंट के पास उद्यम पोर्टल का डेटा था, दे हैड रेडीली अवेलेबल विद देम अराउंड 4 लाख लाइंस डेटा था. तो उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज वो जो आप पीएमजीपी वगैरह बोलते हैं, क्या क्या लोन हुआ नहीं हुआ. सो व्हेन वी एनालाइज्ड इट, हमने 3-4 दिन लिए उसको. यू विल नॉट बिलीव, आपको पता है हमारे यहाँ पे श्रीनगर में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा किस एक्टिविटी में काम हुआ है? नो कटिंग टेलरिंग. अनंतनाग में अगर आप सारा जोड़ लो ना, कटिंग टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी, फिर उसके बाद वो क्रूअल सोजनी, ये सब वाले काम, सो नंबर ऑफ यूनिट्स यू कैन नॉट इवन इमेजिन कितना आता है. You cannot imagine the number. It is in, it touches around 30K. So what does that mean? कि आज की डेट में, because we were just trying to analyze कि अगर होगा तो क्या नया business ideas आएंगे. We were trying to analyze. तो we just got the number कि अगर ऐसा है, so we thought कि हम गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे. We will suggest कि सर ये बेसिक काम ऑलरेडी हो चुके हैं. So let us take these business entities to the next level. So when we got to know about this figure, second activity पूरे JNK में आपको पता है what was that? Mixing Shuttering. सर लेकिन उसमें ऑपरेशनल कितने क्या चीज? अब सी we are not talking about this. वो फिर जाएंगे. तो मेरा कहने का क्या मतलब है, क्योंकि आप you being a customer service center, I am not opposed कि आप cutting tailoring नहीं कर सकते. If it is there is a scope, then sky is the limit. You can do it. But as the first point of contact, जब लोग आपके पास अप्रोच करेंगे, सो यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट द फैक्ट आपका लोकल जियोग्राफी, लोकल टोपोग्राफी कैसा है, क्या बिजनेस का वहाँ डिमांड है, ऑलरेडी आपका कंपटीशन क्या है. और यही चीजें हम उससे उसकी डीपीआर में हम लोग उसको गाइड करेंगे कि दैट ही शुड अंडरस्टैंड कि मेरी विलेज में ऑलरेडी 15 शटरिंग शॉप्स हैं, मेरे विलेज में ऑलरेडी 40 बुटीक्स हैं. हम उस कस्टमर को एक ऐसा डॉक्यूमेंट फॉर्मुलेट करने पे मजबूर करेंगे ताकि ही गेट्स टू नो व्हाट इज द कंपटीशन इज गोइंग टू फेस इन द मार्केट, सो दैट एट द एंड वी गेट अ क्लोजर रेट, मतलब जो हमारा सक्सेस का रेट है वो बढ़ जाए और फेलियर जो रेट है हम कम कर सकें. सो दिस इज डीपीआर. जो हम लोग मांगते हैं ऑपरेशनल, जो मैंने आपको कहा, इट्स बेसिकली कॉल्ड अ बिजनेस प्लान. और अगर आप बिजनेस प्लान के साथ आप उसका मार्केट प्लान जोड़ दें, उसका रिस्क मैनेजमेंट प्लान जोड़ दें और उसका कंटिजेंसी प्लान जोड़ दें, ये 4 चीजें जब आप एक बिजनेस प्लान के साथ जोड़ते हैं, सो इट बिकम्स अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट. सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन आई अगेन आस्क आप लोगों से. मान लो मुझे अगर लोन नहीं लेना, अभी हमने हर जगह पढ़ा ना कि डीपीआर सबसे मैंडेटरी है, सबसे वो है. सो अगर मान लो मुझे लोन नहीं लेना है, तो क्या मुझे डीपीआर चाहिए? क्यों चाहिए? हाँ, बेसिकली यू शुड नो व्हाट इज योर बिजनेस, कि कल को अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया तो व्हाट सेकंड प्लान आई हैव गॉट. कल को मेरे को रॉ मटेरियल जिससे मैं लेता था, जो मैंने डीपीआर में लिखा था कि बाहर से आएगा, तो अब वो कहां से आएगा. कल को अगर मुझे ये पता चल गया कि मेरी लेबर छोड़ के चली गई,
तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? कल को अगर मान लो बैंक के इंटरेस्ट रेट्स रिवाइज कर गए, फ्लोटिंग पे होता है, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है आजकल बहुत एक्टिविटीज के लिए, वर्किंग कैपिटल आप देखो, तो मैं कितना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज जो मेरा है मैं बियर कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें एक डीपीआर में होती हैं। फिर आपका कंटिजेंसी प्लान होता है, तो इट मेक्स अ डॉक्यूमेंट अ कंप्लीट डीपीआर। हम वन बाय वन जस्ट इसको नेविगेट करते हैं इन कंपोनेंट्स को। सो बेसिकली आपकी डीपीआर में क्या होता है? एक प्रोजेक्ट समरी होती है, मार्केट एनालिसिस, ऑपरेशनल प्लान, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, रिस्क मैनेजमेंट प्लान, इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल होता है, और आपके बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस एक डीपीआर में होना चाहिए नॉर्मल। मार्केट एनालिसिस में हम क्या क्या देखते हैं? मार्केट एनालिसिस में हम जो मेन हमारा फोकस रहता है कि भाई मेरे प्रोडक्ट का सेगमेंटेशन क्या है, कौन से मार्केट में मेरा बिक सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये भी मैंने एक सर्वे में एक्चुअली देखा था। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो ग्रीटिंग कार्ड्स बनाती हैं न्यू ईयर के, है ना, या से फॉर इंस्टेंस जैसे जम्मू में था, जब गणेश चतुर्थी आती है तो गणेश भगवान की मूर्तियां बनती हैं ना उस टाइम पे, क्योंकि लोग लेते हैं उनको घर में रखते हैं। कलकत्ता से आती है ना, कलकत्ता से आती है, जहां से भी आती है, बट उसका पूरा बिजनेस बनता है। 15 अगस्त पे लोग झंडे वाले बेचते हैं, ये बेचते हैं। बट आपको पता है इसका भी, इनके पीछे जो इंडस्ट्रीज हैं वो लोन लेके पूरा बिजनेस सेटअप है, जो पूरा ये जो सब बनाते हैं, झंडे बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, पूरा सेटअप है, बड़ा बड़ा ग्रीटिंग कार्ड्स वाला सेटअप होता है। बट आप सोचिए ये पूरा साल इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इनके पास सेल करने के लिए कितना टाइम होता है? 1 वीक, सिर्फ 1 वीक। मतलब आप कुछ बोलिए 15 अगस्त में अगर मान लीजिए वो झंडे नहीं बिके, सो व्हाट विल हैपन? अगले साल 26 अगस्त पे जाएगा, 26 जनवरी पे जाएगा, 26 जनवरी में फिर नहीं बिके, फिर 15 में जाएगा। गणेश मूर्ति अगर उस एक हफ्ते में नहीं बिकी, फिर लेकिन अगले साल वो होल्ड कहां करेगा? आपको पता है व्हाट इज द मोस्ट कॉस्टली थिंग इन द बिजनेस? स्टोरेज। कहां स्टोर करेगा? सो बेसिकली मतलब आई होप मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं, यू आर गेटिंग टू अंडरस्टैंड। सो मार्केट एनालिसिस में हम ये सोचते हैं कि मेरा जो बिजनेस है उसका सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट जो सेगमेंटेशन मैं करूंगा, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, कितने देर के लिए मेरे पास विंडो होगी पूरे साल में सामान बेचने के लिए, और उतनी देर की जितनी मेरी विंडो है क्या वो मेरे बिजनेस को वायबल बनाएगी या नहीं बनाएगी। अभी भी ग्रीटिंग कार्ड्स बनते हैं, वायबल है इंडस्ट्रीज, है ना, बट उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसे है। फिर उसमें हम बेसिकली क्या जो टूल्स यूज करते हैं, किसी को अगर हमें बताना है कि आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, सो वी फोकस कि हम एंटरप्रेन्योर को बोलते हैं कि यार आप एक काम करो, आप अपने जिस एरिया में आपने बेचना है अपना प्रोडक्ट, एक सर्वे कर लो छोटा सा कि वहां पे ऑलरेडी क्या सिचुएशन है, कितना लोग कमा रहे हैं, क्या है उनका, सो दैट हम लोग उसको बोलें कि भाई हाँ अब आपको लगता है कि आप बिजनेस कर पाओगे कि नहीं। सेकेंड थिंग इज, देखिए जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, दिस इज जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि आप उसको उसके प्रोजेक्ट आइडिया को इवेल्युएट करने में हेल्प कर पाए। मैं ड्राफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको नहीं बता रहा हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू ड्राफ्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो ये अप्रोच इट इज सम डिफरेंट अप्रोच, इट इज नॉट लाइक दिस। सो ऑपरेशनल प्लान में हम बेसिकली फोकस करते हैं वही सारा उसका बिजनेस का। वी स्टार्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल कि भाई तुम्हारा रॉ मटेरियल है। अब जैसे मान लीजिए अगर इस युवा में, आपको पता है मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, HADP में पोल्ट्री बिजनेस में अराउंड 50-60% सब्सिडी है if people want to start the poultry unit, but even then it is not picking up. Why? रिस्क किस चीज का रिस्क? बिकॉज हमारे पास रॉ मटेरियल बेसिक नहीं है। हाँ, बिकॉज वी डोंट हैव हैचरीज वगैरह जो यहीं पे हम DOCs वगैरह क्रिएट कर पाए, हमारे डे ओल्ड चिक्स जो होते हैं, क्योंकि हमारे पास अपना नहीं, इट हैज ऑल कम फ्रॉम आउटसाइड। दिस इज वन पार्ट। सेकंड, मान लीजिए ये सब हो भी गया, वेदर भी हो गया, हमने बना लिया। सेकंड, फीड में हम डेफिशिएंट हैं, हमारे पास फीड नहीं है ना, वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन अदर स्टेट्स फॉर कॉस्ट बेनिफिट। हाँ, सो ये चीजें बेसिकली हमें ऑपरेशनल प्लान में जब आपके पास आएगा कोई भी आइडिया, तो यू शुड आस्क दैट पर्सन फर्स्ट थिंग कि भाई तुम्हारा रॉ मटेरियल क्या है, लोकल है या बाहर से आना है।
बाहर से आना है देन यू हैव टू टेल हिम कि भाई क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर लोकल है तो कैसे उसकी सप्लाई चेन आप इंश्योर करोगे, है ना। प्लस फिर बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो लेबर इंटेंसिव होते हैं, तो लेबर की अवेलेबिलिटी कितनी देर रहेगी, कैसे रहेगी, कहाँ से आएगी, उनकी कॉस्ट कैसे होगी, आप कैसे अपना मार्जिन डिटरमाइन करोगे उसके बाद। तो ये 3-4 चीजें हम फोकस करते हैं इसमें। तीसरा और जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है डीपीआर में जो चीज होती है वो होता है इसका रिस्क मैनेजमेंट प्लान। मान लो आपने उसको 6 महीने का मोरेटोरियम दिया, लेकिन वो 6 महीने के बाद भी ऑपरेशनल नहीं हुआ, या मान लीजिए 1 साल के बाद भी वो प्रॉफिटेबल नहीं हुआ। उसने डीपीआर में प्रोजेक्ट किया था कि मैं 1 साल में प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, बट वो नहीं हुआ, फिर क्या शुड बी क्लोज दैट बिजनेस? स्वॉट एनालाइज करें सर। तो वो स्वॉट एनालिसिस एक्चुअली इट शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर रिस्क मैनेजमेंट प्लान। कई बार क्या होता है उनके साथ, जैसे मैं आपको बताऊं, आपने पता नहीं वो ट्रेड्स करके एमएसएमई के लिए पोर्टल होता है, आपने सुना है कि ना? क्योंकि एमएसएमई बेसिकली क्या करती हैं, उनको ऑन स्पॉट पेमेंट नहीं होता है, उनका पैसा रुक जाता है ना, कैश इन ट्रांजिट, सन्ड्री कैश, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स वाला। सो वो सब चीज़ें अगर ऐसी इंडस्ट्री है तो हमें उसको बताना है कि कितने देर की तुम जो होल्ड मतलब कैश तुम्हारा विदहेल्ड रहेगा तो तुम सर्वाइव कर सकते हो या नहीं कर सकते। सो ये सारी चीज़ें। और अगर मान लो मेरा बिल्कुल 1 साल 2 साल तक मैं प्रॉफिटेबल नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा? मैं लिक्विडेट करूँगा बिजनेस को, या मैं डाइवर्सिफाई करूँगा। अगर डाइवर्सिफाई करूँगा प्रोडक्ट्स को, सो डाइवर्सिफिकेशन मेरे प्लान में होनी चाहिए, ताकि उस टाइम पे वो उसको ऐसा ना लगे कि भाई आई एम लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन rather than to close the business, और फिर वो बैंक के लिए प्रॉब्लम बन जाए, वो एनपीए हो जाए। वो एनपीए हो जाएगा, सो देन अंडर दिस स्कीम विल रिकॉल द सब्सिडी बैक। इसमें ये प्रोविजन भी है। फिर उसके बाद ये सारे जो पार्ट्स हैं, मैंने इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं वो डिस्कस करे आपसे। तीसरा इसमें ना कुछ रेशियोज होते हैं, फाइनेंशियल रेशियोज हम उनको बोलते हैं, जो किसी भी फाइनेंसर को या बोल लीजिए किसी इवैल्यूएटर को हेल्प करते हैं ये डिटरमाइन करने में कि क्या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। ये थ्योरी बेस्ड रेशियोज हैं, प्रोजेक्शंस पे डिपेंड करते हैं, बट इंडस्ट्री में यही रेशियोज चलते हैं। ये 3-4 रेशियोज है, क्विकली मैं आपसे डिस्कस करूंगा कैसे कैलकुलेट होते हैं नहीं होते हैं, हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। बट क्योंकि जब आपके पास जैसे एसबीडी यूज के पास जाएगा उस टाइम पे ये रेशियोज वहां रहेंगे, तो आपको भी आइडिया होना चाहिए कि इस रेशियो का मतलब क्या है। जो इंडस्ट्री से हैं या इससे हैं, जेकेडीआई से हैं, उनको पता होगा, बैंक्स वालों को भी पता होगा, बट फिर भी मैं एक बार जस्ट क्विकली नेविगेट करूंगा इन रेशियो से। सो फर्स्ट जो हम रेशियो यूज करते हैं वो आपका है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि हर बैंक इन्हीं रेशियोज को फॉलो करता है, बैंक्स के पास फ्रीडम है, वो इन 4 में से कोई भी 2 कर ले, 3 कर ले, बट मोटा मोटा यही फॉलो होता है। तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या होता है? वो ये एक फाइनेंशियल इंडिकेटर है, ये बताता है कि क्या मैं अपनी डेट ऑब्लिगेशन रीपे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि जब मैं डीपीआर बनाऊंगा तो मैं प्रोजेक्शन करूंगा कि इतना मेरा लोन होगा, इतनी मेरी सेल्स होगी, इतना मेरा कैश फ्लो होगा, और उसके बेसिस पे इतना मेरा सरप्लस होगा साल का, है ना। उसके बेसिस पे हम ये कैलकुलेट करते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो। सो बेसिकली ये बताता है कि आप अपना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ लोन आप रीपे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट होता है उसको छोड़ देते हैं, हम सीधा आते हैं कि उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। अगर आपका ये रेशियो ग्रेटर देन 1 आता है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास सफिशिएंट इनकम है, आप अपना डेट को रीपे कर सकते हैं। अगर मान लो जैसे से फॉर इंस्टेंस ये 1.5 आया तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 1.5 टाइम्स इनकम है अपने डेट को रीपे करने के लिए। फिर सेकंड सिनेरियो है, अगर ये इक्वल्स टू 1 आता है, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 आया तो मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन है, आप एग्जैक्टली ब्रेक इवन पे हैं। मतलब आप अपना डेट रीपे तो कर देंगे बट आपके पास कुछ नहीं बचेगा अपने उसके लिए बाद। और लास्ट जो है लेस देन वन मतलब आपके पास इनकम ही सफिशिएंट नहीं है, आप अपनी ऑब्लिगेशन मीट नहीं कर सकते। सो बैंक नॉर्मली जो बैंक है, अगर आपका ये रेशियो 1.5 से ज्यादा है, सो दे प्रेफर फाइनेंसिंग दैट प्रपोजल, इसको कंसीडर करते हैं।
ये कैलकुलेशन है, इसको हम स्किप कर लेते हैं। सो ये रेशियो हमें ना इसके साथ कि हम डेट वेरीफाई कर पाएंगे नहीं, और 2-3 चीजें जो हमें बताता है वो क्या बताता है कि लेंडर्स को ये बताता है कि भाई इसको मैं किस इंटरेस्ट रेट पे लेंड कर सकता हूं। मान लीजिए अगर आपका डेट सर्विस रेशियो क्लोज टू 1 है, तो कई बैंक्स जो होते हैं, जैसे आप प्राइवेट बैंक देखेंगे ना, वो तब भी लेंड करते हैं, बट वो हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, क्योंकि हम ये आपसे रिस्क ले रहे हैं आपको लेंडिंग करने का। सेकंड, बिजनेस को बताता है कि वो कैसे अपनी मतलब उनको एडिशनल डेट अगर चाहिए तो हम लें या ना लें, तो ये भी वो उनको हेल्प करता है। और तीसरा, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको भी फाइनेंशियल इनसाइट्स देता है उस प्रपोजल की या उस आइडिया की। सेकंड पॉइंट है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन मतलब आपका बिजनेस कब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे पहुंचेगा, 50-50 रेशियो पे कब पहुंचेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। क्यों इंपॉर्टेंट रेशियो है? क्योंकि बैंक को पता चलेगा कि 2 इसके मतलब पैरामीटर्स हैं, एक कि कितनी सेल्स करने पे, कितनी क्वांटिटी ऑफ आप सेल्स करेंगे तो आपका बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंचेगा, या दूसरा कितनी % कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करेंगे। से फॉर इंस्टेंस कोई आटा चक्की वाला है या कोई फैक्ट्री वाला है, किसी ने फैक्ट्री लगाई, स्मॉल यूनिट लगाई, तो कितनी % कैपेसिटी पे उसकी यूनिट चले ताकि वो ब्रेक इवन पे पहुंच सकता है। तो ये 2 इसमें ये टर्म्स में ये हमें इंडिकेट करता है। तो हम इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने जैसे देखा, जैसे एग्जांपल में देख रहा था बुटीक वाला जो हम बिजनेस देते हैं ना, बुटीक वगैरह हम फाइनेंस करते हैं, क्योंकि मुझे लगा बहुत सारा इसमें फाइनेंसिंग हुई है। सो मान लीजिए अगर एक बुटीक जैसे फॉर इंस्टेंस उसको हमें ब्रेक इवन निकालना है, तो नंबर 1 कि कितनी वो सूट्स सेल करेगा एक ईयर में उसको ब्रेक इवन आने में, या फिर वो कितनी एफिशिएंसी पे अपना बुटीक, जैसे मान लीजिए एक बुटीक की एक दिन में 1 सूट बनाने की कैपेसिटी है, बट अगर मुझे मान लीजिए ब्रेक इवन लाना है, विद इन अ ईयर लाना है, तो मुझे वो उसकी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कराना पड़ेगा। बट जब मैं इंक्रीज कराऊंगा तो मेरे दूसरे फैक्टर्स भी इंक्रीज करेंगे, मेरे लेबर कॉस्ट इंक्रीज करेगी, है ना, मेरे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये सब इंक्रीज करेंगे। तो ये सारा ये फॉर्मूला जो है उन सब चीज़ों को फैक्टर इन करता है, और फिर हमें एक एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन नंबर देता है कि कितने % एफिशिएंसी पे काम करने पे हम ये अचीव करेंगे। सो इसकी क्या इंपॉर्टेंट वो इंटरप्रिटेशन है कि भाई वही जो मैं आपको बता रहा था कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड मिनिमम लेवल ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अवॉइड द लॉसेस। कितनी मुझे सेल करनी ही करनी है। हम जनरली इसको 1 ईयर बेसिस पे देखते हैं, बट आजकल जो इंडस्ट्री ट्रेंड है दे आर ब्रेकिंग इट डाउन टू मंथली बेसिस ऑल्सो, कि मंथली मेरे किस लेवल का सेल होना चाहिए। फिर उसके बाद आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल प्लानिंग और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ये रेशियो भी आपकी हेल्प करता है। आई एम क्विकली रशिंग, अगर मैं ज्यादा तेज हो रहा हूं तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि नमाज का टाइम भी है, सो आई जस्ट वांट टू फिनिश इट ऑफ। बीसीआर जो हमारे यहाँ मुझे लगता है, आप जितना मैंने बैंक से बात किया है, वो इस रेशियो को ज्यादा फॉलो करते हैं बीसीआर को, वो इस पे भी देते हैं, और ये बहुत पुराना रेशियो भी है और बहुत रिलायबल रेशियो भी है एक्चुअली। बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो एक्चुअली ये आपको बताता है कि भाई जो आपका प्रोजेक्ट है आज की डेट में, जो मुझे फ्यूचर बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि बेनिफिट्स तो अभी मुझे आए नहीं, आज मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बेनिफिट्स मुझे 5 साल के बाद एक्रू होंगे, बट उन 5 साल की जो बेनिफिट्स हैं उनको आज की डेट में मैं कैसे प्लॉट करूँ, ताकि मेरे लेंडर को एक क्वेश्चन मिल पाए कि भाई हाँ, ये जो मेरा बिजनेस है ये मेरी जो कॉस्ट को मेरे बेनिफिट्स मेरी कॉस्ट को कवर कर दे। ये बहुत सिंपल सा रेशियो है। सो इसकी भी 3 इंटरप्रिटेशंस हैं। अगर आपका ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब जो आपके बेनिफिट्स इस प्रोजेक्ट से एक्रू होंगे, जितनी आपकी कॉस्ट लगेगी उसको एक्सीड कर जाएंगे, तो ये वाइबल बिजनेस है। इक्वल्स टू 1 वाला फिर से ब्रेक इवन, और लेस देन 1 वाला आपका प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। सो से फॉर इंस्टेंस अगर आपका बीसीआर 1.08 आता है तो इसका मतलब आपके बेनिफिट्स 1.08 टाइम्स हैं आपकी कॉस्ट। सो ये इस रेशियो से हमें पता चलता है। लास्ट रेशियो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। तो IRR बेसिकली ये आपको क्या बताता है, आप इसको कह सकते हैं बेसिकली आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम मतलब मान लीजिए अगर आज आपने कुछ कॉस्ट इन्वेस्ट करा है, फिर उसके बाद आपको बेनिफिट्स आएंगे, है ना,
बट वो जो बेनिफिट्स और बाद के हैं और कॉस्ट आज की है, तो इसको इक्वेट करने के लिए, टाइम वैल्यू बताने के लिए ये रेशो है। ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करता है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, क्या होगी, नहीं होगी। जैसे फॉर इंस्टेंस आप जैसे 5 साल में मान लीजिए 3 साल बिजनेस ने प्रॉफिट किया, 2 साल बिजनेस ने लॉस किया, बट आज की डेट में अगर आपको उसका एनुअलाइज्ड रिटर्न निकालना है उसकी इन्वेस्टमेंट का, तो ये रेशियो आपको उससे हेल्प करता है IRR से एनुअलाइज्ड रिटर्न निकालने के लिए कि क्या बिजनेस का एनुअलाइज्ड रिटर्न होगा जो उसकी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट से। सो इसके भी सेम वही है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मैंने कहा कि बताता है बिजनेस आइडिया की क्या है क्या नहीं है। सो ये मेरी तरफ से लास्ट है। मैं जस्ट क्वेश्चन से पहले जस्ट लेट मी सी। सो ओके, आई डोंट हैव एनीथिंग मोर। मैं अब आपसे ना सिर्फ 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा जो आपके लेवल पे मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए। सो दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। मैं मतलब बहुत देर से ना जो UTL BC में डिस्कस होता है, हम लोग फॉलो तो करते ही हैं, हमारा काम भी यही है। हम रिजेक्शन रीजंस जो होते हैं ना कितने सारे लोन्स के, सो मैं अभी 3-4 साल से उनको फॉलो कर रहा हूँ। मैं कहीं भी जाऊँगा, इफ़ आई हैव अ मीटिंग विद समवन, तो उनसे पूछूंगा कि अच्छा आपके बैंक में मेजर कॉज ऑफ रिजेक्शन क्या है। तो यू विल नॉट मतलब बिलीव, मैंने जो एक थोड़ा सा अपने लेवल पे सर्वे किया था, सो आई वॉज वेरी एस्टॉनिश टू फाइंड, मुझे एक फिगर आया था, मेरी टीम ने एक्चुअली बेसिकली कैलकुलेट करा था, मैंने नहीं कैलकुलेट किया था, कुछ उन्होंने सैंपल मेथड यूज किए होंगे और हमने डॉक्यूमेंट भी नहीं किया उसको, बट वी जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट द रीजंस। सो हमें पता चला कि जो 35 से एज कम के बच्चे हैं, 35 से कम की एज के बच्चे हैं, दे डोंट प्रेफर टू गो टू द बैंक। मतलब उनको एटीट्यूड प्रॉब्लम है, दे कैन नॉट टेक ऑन। आप वहां जाएंगे, आप उनको बोले कल आना, परसों आना, आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं वो कर रहा हूँ। एंड सिमिलर इज द केस विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑल्सो। एक्चुअली उन बच्चों में पेशेंस बहुत कम है। सो पीपल, इफ वी वांट टू हेल्प, एक्चुअली हेल्प द पीपल, सो वी हैव टू टेक दिस चैलेंज कि हम कैसे उनको अपने साथ इंगेज रखते हैं। नहीं तो बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू, PMEGP आप जिस मर्जी स्कीम का नाम ले लीजिए, उसका फेलियर आप डॉक्यूमेंट में कुछ भी देखिए कि बैंक उसका सिविल खराब था, उसका ये था, उसका वो था, वो है डॉक्यूमेंटेड रीजन है, बट द अनडॉक्यूमेंटेड रीजन इज दिस रीजन कि हमने जब उसको चाहिए था सपोर्ट, हमने उस टाइम सपोर्ट नहीं करा। सो प्लीज, दिस इज माई वन रिक्वेस्ट फ्रॉम यू। तो उसके बाद one thing that we have to cover. Thank you so much. अभी के लिए हमने जो कवर किया है वो एक conceptually आपको बताया है कि DPR होता क्या है। एक चीज जो PhDs के लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये DPR बनेगा कैसे। We take just quick 10 minutes and उसके बाद we break for lunch. यहाँ पे Then let's resume by 1:45 in this room so that we can cover because simultaneously उस room में यहाँ पे हमें डाउनस्टेयर्स में नीचे 115 पे हमारा बात होती है। यहाँ पे 1:30 पे then let's कब तक आए मैंने? assemble in this please make sure we are here at 1:30. Please come back at 1:30. We'll start the session by 1:30.